अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मोदी साहब ने अब नया छोशा छोड़ते हुए कहा है कि हमें इंडिया से हवा में से ऑक्सीजन निकाल कर उसको बेचना चाहिए। अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड शहर हैं, जो सबसे ज़्यादा गंदे शहर हैं, उसमें से 9 शहर इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें से कानपुर, फरीदाबाद और गया टॉप 3 में आते हैं। जबकि मोदी साहब जहाँ से इलेक्शन लड़के आते हैं, वाराणसी, उस शहर का इस लिस्ट में चौथा नंबर है। दिल्ली और कानपुर की हवा में सांस लेना ऐसे ही है जैसे आप सिगरेट का कोई कश लगा रहे हो। साइंसदानों ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया हुआ है, उसमें अगर किसी शहर का स्कोर 300 से ज़्यादा हो तो उसे इंसानी सेहत के लिए ख़तरा तस्वर किया जाता है वहाँ पर रहना। और ये 10 शहर हैं जो कि टॉप 10 में आ रहे हैं, उसमें से 9 इंडिया के शहर हैं। इनमें से तकरीबन सभी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी इंसानी सेहत के लिए यहाँ पर रहना ख़तरनाक है। ऐसे में जहाँ पर दरख्त लगाने की बातें करनी चाहिए, जहाँ पर हवा को साफ करने की बातें करनी चाहिए, वहाँ पर मोदी साहब ने ये कह दिया है कि साइंसदान हमें कोई ऐसी मशीन ईजाद करके दें जिससे हम हवा में से ऑक्सीजन अलग करें और उसको बेच दें। जिस हवा में आप सांस ले रहे होते हैं, इसका 78% हिस्सा नाइट्रोजन पे और 21% हिस्सा ऑक्सीजन पे बेस्ड होता है, और बाकी का जो 1% होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन समेत दूसरी गैसेस जो हैं वो शामिल होती हैं। अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानकार हो जाएगी, और अगर ये ऑक्सीजन कम हो जाती है तो भी इंसान के लिए ठीक नहीं है सांस लेने में। गाड़ियों के धुएं और फैक्ट्री से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वजह से हवा की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके लिए ये मुहिम चलाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि ऑक्सीजन को बढ़ाकर उसके अपने लेवल तक लाया जा सके। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज़्यादा है, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा, और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? दिल्ली जो है, दिल्ली गैस चैम्बर की तरह बन गई है और पूरा देश चिंतित है, क्योंकि देश की राजधानी है जहां भारत सरकार की तमाम ऑफिसेज हैं। राजधानी के रूप में देश विदेश में आप देखते हैं कि लोग आते जाते हैं, दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो राजधानी होती है, उसका अपना महत्व होता है। वो अगर गैस चैम्बर बन जाए, आप सोच सकते हो फिर क्या होगा। पूरे देश को चिंता है। कल परसों मैं दिल्ली में 2 दिन रहा तो मैंने ही महसूस किया कि वास्तव में लोग वहाँ पर जो अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है, उससे ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज भी आंकड़े आ रहे थे 30% संख्या बढ़ गई मरीजों की, तो आप सोच सकते हो कि एक चिंता का विषय है। यहाँ पर मोदी साहब की साइंस उल्टी है ज़रा। तारीख ये लिखेगी कि जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 1 बिलियन सुनामी के नाम से 1 अरब 1 बिलियन दरख्त लगाकर पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा रहा था, और जब शेख हसीना
मुजीब ईयर की सेलिब्रेशन में 10 मिलियन दरख्त लगा रही थी, तब इंडिया के पीएम मोदी साहब उल्टा साइंसदानों को ये कह रहे थे कि हवा में से ऑक्सीजन निकालकर बेचने के लिए कोई मशीन ईजाद करके दे हमें। बहरहाल नए प्रोजेक्ट्स की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनसे इंडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनमें से $10 बिलियन के तो सिर्फ चीन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें इकोनॉमिक जोन्स और पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है इंडिया के लिए वो तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट है, जिस पे हम गुज़िश्ता एपिसोड्स में बात भी कर चुके हैं। इंडिया इस वजह से खफा है क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने चीनी जासूस जो है वो वर्कर्स और इंजीनियर्स की सूरत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की निगरानी करेंगे और उस एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। इंडिया के जासूसी के इदारे इस तरह की हरकतें खुद जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पे कर चुके हैं। वर्कर्स के रूप में आते हैं और इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि अफगान तालिबान ने इंडियन वर्कर्स को अगवा कर लिया। दरअसल वो वर्कर्स की शक्ल में इन्हीं इदारों के जासूस होते हैं, जिनको फिर पाकिस्तान काउंटर कर रहा होता है अफगानिस्तान के अंदर से ही। तो जैसे कहते हैं ना, गेटिंग द टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पर। इसमें ना तो पाकिस्तान का कोई हाथ है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है कि चीन वहाँ आ रहा है, और ना ही इसमें बांग्लादेश का अपना कोई कसूर है, क्योंकि कई डेकेड से बांग्लादेश का पानी चोरी होता रहा है और कई बिलियन डॉलर्स का पानी अब तक चोरी हो चुका है और बड़े धड़ल्ले से यह पानी चोरी किया जा रहा है। और इसे ये कहकर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ सेटल नहीं किया हुआ अभी तक कि ये हमारा अंदरूनी पॉलिटिकल इशू है, इसलिए ये मामला पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए। वेस्ट बंगाल की जो ममता दीदी हैं, उनकी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के बीच तीस्ता जो है ये एक सियासी मुद्दा है और इस इशू पर सियासत हो रही होती है इस इलाके में। नतीजा ये है कि बांग्लादेश ने चीन को ये प्रोजेक्ट देकर इंडिया को 440 वोट का झटका दे दिया और अब इंडिया बांग्लादेश को ये कहता फिरता है कि आपने चिकन नेक पर चीन के जासूस बिठा दिए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सरदर्द प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए वो सिलट का उस्मानिया एयरपोर्ट है। इसकी रिनोवेशन हो रही है क्योंकि सिलट का भी बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और यहाँ पर भी इंडिया सेम कंसर्न शो करता है कि चीन यहाँ से बैठकर जासूसी ना कर रहा हो। अब सोचने वाली बात है कि ज़मीन बांग्लादेश की है, पैसा भी बांग्लादेश का है, प्रोजेक्ट भी बांग्लादेश का है, सिलट में ही है एयरपोर्ट, ये कोई इंडिया के अंदर एयरपोर्ट नहीं है, लिहाजा इंडिया का एतराज़ इस पर बेबुनियाद है। इंडिया की कंपनियां भी आई हुई थी इस सिलट एयरपोर्ट की जो रिनोवेशन वाला प्रोजेक्ट था, इसकी बिडिंग करने इंडिया की कंपनियां भी आई हुई थी, लेकिन चीन का रेट सुनते ही उन्होंने सलाम वालेकुम करके वापसी का रास्ता ले लिया। इंडिया के एतराज़ पर बांग्लादेश ने यही जवाब दिया था कि आपका रेट हाई है, इसीलिए चीन को ये प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन दरअसल ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश खुद भी चीन को ही देना चाह रहा था। इसकी वजह क्या है ये हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शेख हसीना के इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, फिर आखिर क्या वजह है कि चीन इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के अंदर लेने में कामयाब हुआ है हालिया सालों में। इसकी आखिर वजह क्या है? क्योंकि शेख हसीना तो इंडिया से क्लोज रही हैं हमेशा और वो ओपनली इस बात का इजहार भी करती रहती हैं। तो जनाब इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त भी बहुत सारे हुकूमती प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और इस वक्त जो रेवेन्यू है उससे ऑलमोस्ट डबल पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसीलिए चीनी कंपनियां अपने अच्छे रेट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट्स लेने में कामयाब हो रही हैं। बांग्लादेश का एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ चुका है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि गुज़िश्ता 10 साल में बांग्लादेश के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 300% इजाफा हुआ है, यानी एवरेज निकालें तो 30% पर ईयर का ये एवरेज बनता है। इतना ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन की सैलरीज बढ़ी हैं बांग्लादेश के अंदर। अब ये क्यों बढ़ी हैं इसकी कई वजूहत हो सकती हैं जिन पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि रेवेन्यू उसके मुकाबले में उस लेवल का नहीं बढ़ा जिस लेवल का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ऐसे में अब हुकूमत खुद को लॉस देकर, बांग्लादेश की हुकूमत अपने आप को लॉस देकर इंडिया की कंपनीज को ये प्रोजेक्ट्स क्यों दे सकती हैं? अगर सिचुएशन नॉर्मल हो, इतना एक्सपेंडिचर ना हो तो बांग्लादेश अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो बांग्लादेश यही कोशिश करेगा कि किसी ऐसी कंपनी को दिया जाए जो कि इसी क्वालिटी का काम कम पैसों में करके दे दे हमें। और यहाँ पर चाइना की कंपनी आ जाती हैं। फिर रेट के मामले में चीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरी दुनिया में चीन की एक्सपोर्ट फैली हुई है।
सर्विसेज इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में चीन घुसा हुआ है हर जगह दुनिया में। ऐसे में बांग्लादेश की हुकूमत चाहकर भी इंडिया को फेवर नहीं दे सकती, क्योंकि उससे फिर बांग्लादेश को लॉस हो रहा होता है, क्योंकि इससे उनकी खुद की हुकूमत की जो एक्सपेंडिचर है वो मजीद डिस्टर्ब हो जाएगा। ये वो सिंपल रीजन है जिसकी वजह से चीन बांग्लादेश के अंदर अपनी जगह बनाता जा रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चीन की कंपनियों का जो रेट और क्वालिटी है वो अनमैचेबल है इंडिया की बनिस्बत, और खुद इंडिया भी अपने मुल्क के अंदर चीन की ही कंपनियों को लेकर आ रहा होता है। इवन इस वक्त भी जब इंडिया और चीन के हालात बहुत ख़राब हैं और बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की लाखों की तादाद में फ़ौज अलर्ट खड़ी हुई है, ऐसे में भी चीन और इंडिया के अरबों डॉलर्स के इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यानी चीन अभी भी इंडिया के अंदर काम कर रहा है और इंडिया अभी भी चीन की सर्विसेज एक्वायर कर रहा है। हालांकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात शदीद ख़राब हैं और बायकॉट चाइना की मुहिम भी इंडिया ने चला रखी थी, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लिहाजा हर मुल्क अपना फ़ायदा ही सोच रहा होता है, पहले अपने फ़ायदे को देखा जाता है, फिर उस हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। यही वजह है कि चीन बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस जो है वो मुसलसल बढ़ाए जा रहा है। और चीन और बांग्लादेश के ये जो बिजनेस रिलेशंस हैं, दरअसल ये म्यूचुअल बेनिफिट पे बेस्ड करते हैं। यानी बांग्लादेश को भी फ़ायदा हो रहा है इससे, और चीन को भी फ़ायदा, उसकी कंपनियों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेने में कामयाब हो रही हैं।